तो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 7 है अपचय उपचय अभिक्रियाएं। तो इसके जो 1 अंक 2 अंक के 3 अंक 4 अंक के प्रश्न हैं जो वार्षिक परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न है, धातुएं जो डेनियल सेल में प्रयुक्त की जाती हैं। तो डेनियल सेल में जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रहता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिंक और कॉपर। फिर देखिए, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? गैल्वेनिक सेल परिवर्तित करता है, तो ये किसको परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरली कोई भी जो सेल होता है वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न है, के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या आपसे ज्ञात करते बनना चाहिए। जैसे इसमें मैग्नीज की पूछा है तो हम के की जानते हैं, के की कितनी होती है? +1। के की क्या होगी? +1। Mn की हम नहीं जानते तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? x। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 4। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। ये सब मिला के क्या होना चाहिए? 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया +x, ये हो गया -8 और ये हो गया 0। अब -8 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7। तो x - 7 बराबर कितना हुआ? 0। x बराबर कितना हो गया? 7। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 7। तो अभी बड़े प्रश्न भी हैं, ऑक्सीकरण संख्या हम बताएंगे उसमें कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो, किस यौगिक में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1 है? इसमें देख लो आप, कहीं भी जो Cl लिखा है वो पहले अक्षर के बाद में लिखा है। जब भी बाद में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण में होती है। Cl बाद में लिखा है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी? लगभग ऋण में रहेगी। तो प्लस वाली इसमें दिया है तो प्लस वाली किस में रहेगी? Cl2 में। ठीक। और वैसे भी ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो कि क्लोरीन कितने हैं? 2। इसका जो इसमें ऑक्सीजन संख्या मुझे नहीं पता तो हम क्या लिख दिए? x। ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 बराबर कितना हो गया? 0। तो 2x - 2 बराबर कितना हो गया? 0। तो 2x बराबर हुआ 2, तो x बराबर हो गया 2/2 बराबर कितना हो गया? 1। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। फिर सबसे आसानी से अपचयित होने वाला हैलोजन है, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे वही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, F2 होता है इनमें से। फिर ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ऑक्सीकारक वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो क्या कहलाता है? हाँ, अपचाई कहलाता है। तो अब देखिए रिक्त स्थानों वाला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। फिर देखिए, वायुमंडलीय गैसों व नमी द्वारा धातुओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन को खाली स्थान कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना, है ना, तो इसी तरह हर धातु में ऑक्साइड बन जाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। अब देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे पर क्या होती है? घटती है। फिर है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व क्या है? तो ये क्या है? लिथियम है ना। इसके बाद, सेल की साम्यावस्था पर ई सेल का मान होता है, मानक विभव का मान होता है। तो मानक विभव का मान कितना होता है? 0 होता है साम्यावस्था पर। अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ जोड़ी मिलाने का काम कर लेते हैं। तो जोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके प्रश्न एक वाक्य में आ जाएंगे, तो इसको देखते हैं अब एक वाक्य वाले प्रश्नों को। ठीक है। तो यहाँ देखिए, लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, क्यों? तो लोहा ज़्यादा सक्रिय है, तांबे की अपेक्षा लोहे की सक्रियता क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है। उसमें क्या लिखोगे? लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लोहा तांबे की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक।
फिर ये देखो Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो अभी ऊपर देखे थे हम लोग कितनी होती है, +1। फिर किसी विद्युत अपघट्ट को जल में विलय करने पर वह आयनों में क्यों विभाजित हो जाता है? तो उसका कारण ये होता है कि ये जल के साथ आकर्षित हो जाते हैं, जल के अणुओं के साथ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। फिर देखिए लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें दो आयन होते हैं K भी और NO3 भी, तो इनके वेग का मान कैसा होता है, समान होता है, ये एक गति से ही आगे पीछे जाते हैं इसलिए। फिर ये है XCO3 में ज़ेनान की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, निकालने का तरीका बताया हूँ, किसका निकालना है, ज़ेनान का, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, बराबर कितना हो गया, 0। हल करोगे तो x -6 बराबर कितना हो गया, 0। पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर कितना हुआ, 6। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +6। इस तरह से निकाल। अब देखिए 2 अंक के प्रश्न हैं, इनको समझते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विभिन्न तत्वों एवं आयनों को उनके मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, लवण सेतु क्या है? इसके 2 कार्य लिखना है। तो देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट जैसे KCl हो या KNO3 हो, अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो देखो हमारे पास एक यू आकार की ऐसे नली होती है, इसमें अगर अगर का विलयन भरा होता है। हाँ, अगर अगर एक तरह का ऐसा विलयन होता है जो उससे बनता है शैवाल से, है ना, किससे बनता है, शैवाल से बनता है, पेस्ट होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये एक तरह की जेली है, जेली समझते हो, है ना? तो इस जेली में क्या-क्या डाल देना है, KCl और KNO3, और ये 2 सेलों के बीच में क्या स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लवण सेतु। तो अपने शब्दों में लिखना है कि एक यू आकार की नली होती है, पहले ये समझो, क्या लेंगे, एक यू आकार की नली, इसके अंदर अगर-अगर का क्या भरा रहेगा, जेली, और इस जेली में क्या भरा होगा, KCl और KNO3 का विद्युत अपघट्ट। ये 2 अर्ध सेलों के बीच में संपर्क बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, लवण सेतु। अब ये क्या कहता है, ये परिपथ को पूर्ण करता है, धारा प्रवाहित होने देता है, और दूसरा ये दोनों पात्रों में उपस्थित विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है। इस तरह से ये कार्य है इसका। हाँ जी। तो अगला प्रश्न देखिए, Zn धातु CuSO4 के विलयन में रखने पर क्या होता है, समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप देखो, आप इसको छोड़ दो, इसको समझना, ये समीकरण इसमें तीर लगा देना। तो यहाँ पर ये मैं जिंक लिखा हूँ, ये CuSO4 लिखा हूँ, यही है ना, जिंक है और साथ में क्या है, CuSO4 है। तो इसमें क्या हो रहा है, Cu हट करके उसके साथ क्या जुड़ता है, जिंक जुड़ जाता है। तो आप इसमें बोलोगे कि जो जिंक होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिससे कॉपर को विस्थापित करके उसमें स्वयं जुड़ जाता है। देख लो, फिर से देखो, ये कॉपर है, ये जिंक है, इनमें ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक है। तो जिंक जो है कॉपर को हटा करके स्वयं जुड़ जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है कि इस विलयन में इसको रखेंगे तो कैसा होगा। तो समीकरण लिखो, और समीकरण लिखने के बाद इसको शब्दों में लिख देना है, या शब्द में लिखने के बाद समीकरण लिख देना है। तो अगला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन पे रखने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई नॉट से दर्शाते हैं। इसको ये समझो कि मेरे पास एक विलयन है, ठीक है, और ये विलयन का मोलर सांद्रण कितना है, 1 मोल है, 1 मोलर सांद्रण विलयन है, ठीक। और इसमें एक मैं धातु का क्या रख दिया हूँ, इलेक्ट्रोड रख दिया हूँ। ताप कितना है, 298 केल्विन। तो सीधे पढ़ देना, देखो
298 केल्विन ताप पर यदि किसी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ, तो बोलो यहाँ से पहले इसका नाम लो। 298 केल्विन ताप पर फिर किसी इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डुबोया जाता है जिसका सांद्रण कितना हो, 1 मोल हो, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, आक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी आयन में उपस्थित तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन हो सकता है। जैसे यहाँ पर समझो कि ये Na लिख दिया और यहाँ पर ये प्लस लिख दिया, तो ये किसी आयन में उपस्थित आवेश का मान कितना है, +1, तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1। अब देखो ये एल्युमिनियम है, ये धातु हो गया है ना, ये आयन हो गया, इसका आयन 3+ है। अब इसकी आक्सीकरण संख्या बोलो, इसकी आक्सीकरण संख्या क्या है भाई, +3, ऐसे तो है। क्लोरीन लिख दिए तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, -1। तो सीधे सीधे किसी आयन में उपस्थित आवेश के मान को ही क्या कहा जाता है, आक्सीकरण संख्या। याद हो गया क्या, किसी आयन में, है ना, उपस्थित आवेशों की संख्या को आक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे ऋण में है, धनात्मक भी हो सकता है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर He है, इसमें कोई आवेश होता नहीं हीलियम में, तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। जिसमें आवेश का मान 0 है तो आक्सीकरण संख्या भी 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी हम निकाले थे KMnO4 की में मैग्नीज की आक्सीकरण संख्या कितनी है, +7 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? तो पहले आप समझो इस अभिक्रिया को। जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी तत्व के साथ या आयन के साथ या अणु के साथ, ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हट जाए तो क्या कहलाता है, अपचयन। दो चीज समझ में आ गया। अब मुझे ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ समीकरण दिया है, पीबीएस है, तो PbSO4 हो गया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कि हटा, देखो यहाँ से, इस पीबीएस में ऑक्सीजन जुड़ा कि हटा, जुड़ा। भाई ये SO, इसमें O था या इसमें क्या नहीं था, इसमें O आ गया, जुड़ गया, तो माने ये PbS का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर PbS का PbSO4 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब देखो ये है H2O2, और यहाँ पर क्या बना, H2O। ऑक्सीजन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, है ना, इसमें 2 ऑक्सीजन थे, इसमें 1 हो गया, कम हो गया, तो ये क्या कहलाया, अपचयन। माने यहाँ पर H2O2 का H2O में क्या होता है, अपचयन होता है। तो आप ये समझो, कोई भी रासायनिक क्रिया यदि इसी तरह से दी है ऑक्सीजन वाली, तो आपको समझना, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को स्पष्ट करना है। अभी हम पिछले वाला जो उदाहरण देते थे ऑक्सीजन के आधार पर था, अब हमको किससे बताना है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रम में कोई परमाणु मूलक या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है ना, या ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। आप एक लाइन का याद करो, कोई भी अणु हो, आयन हो, परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब इसी का उल्टा हो जाएगा कि कोई भी अणु हो, आयन हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन। जैसे यहाँ पर ये कॉपर है, कॉपर ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया,
ये इसको ग्रहण कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर में चेंज हो गया, ये शून्य नहीं है। तो ये क्रिया क्या कहला गई? अपचयन कहला गई। इस तरह से आपको एक-एक उदाहरण देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर आप दो, ये ऐसे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे सोडियम है। अब ये सोडियम जो है, एक जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ये त्याग कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्रिया क्या कहला गई? ऑक्सीकरण। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, आप दूसरा भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी कि नहीं है। ये Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना देगा? Cl बना देगा। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। बस आपको कोई उदाहरण लेकर के समझा देना है। तो देखिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या व संयोजकता में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर देखते हैं। वह संख्या जो किसी आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या दर्शाती है? आवेश की संख्या। संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे कोई दान करता है या ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। और आवेशों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, इसका मान शून्य भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। संयोजकता का मान धन या ऋण आवेश रहित होता है, इसमें आवेश का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इसका मान पूर्णांक या भिन्नात्मक भी हो सकता है ऑक्सीकरण का मान, और इसका मान सदैव क्या होता है? पूर्णांक हो जाता है। तो इसमें देखो 3 अंक का प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए, डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाइए। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल है, तो सिंपल सा होता है। सेल जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को किस में बदलता है? विद्युत धारा में बदलता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो अपने आप से ये समझो कि जो यंत्र, जो युक्ति रासायनिक ऊर्जा को किस में बदले? विद्युत ऊर्जा में, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। परिभाषा याद हो गई। इसमें हम लिख दिए हैं, वह पात्र या निकाय जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आप सरल तरीके से लिख देना, जिसमें वह निकाय जिसमें रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें होने वाली 2 क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है? अपचयन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मेरे पास क्या है? जिंक है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? त्याग। तो ये क्या हो जाए? Zn+2 हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? इसके बाद यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है कॉपर, तो ये क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया। यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। अब हमको इसका रिएक्शन करना है, तो जिंक लिख दिए हैं, ऊपर से क्या उठा लिए? जिंक। नीचे से और फिर नीचे वाले से क्या उठा लिए? कॉपर। ये +2E है, -2E है, तो कट जाएगा। इसी तरह से जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये हमको दर्शाना है। देखते हैं, यहाँ प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसका पहला कारक देखो, धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ये हेडिंग कहला जाएगी। अब ये क्या कहलाता है? जिस धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक होगा। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक होगा। फिर देखो दूसरा पार्ट है इसका, ताप। विलयन का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। फिर है विलयन की सांद्रता। विलयन में धातु आयनों की सांद्रता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है या अधिक होता है। तो इस तरह से 3 चीज़ें हैं। हाँ जी। अब ये प्रश्न है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल में देखो, विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। जैसे आप जब चार्ज मोबाइल को वो चार्जर मोबाइल को चार्ज करते हो, तो मोबाइल को चार्ज करते हो तो उसको करंट देते हो ना, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। और विद्युत रासायनिक सेल, जब आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा है किस में, वो रासायनिक ऊर्जा है किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल।
इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रत्यक्ष विधि द्वारा होती है, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी होती है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है और विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है। एनोड जो है धन ध्रुव होता है, कैथोड ऋण ध्रुव होता है, इसमें उल्टा हो गया, एनोड ऋण ध्रुव होता है और कैथोड क्या होता है? धन ध्रुव होता है। क्वेश्चन है देखना। अब यहाँ इस प्रश्न को देखो, इन पर हमको विचार करना है। ये सीजियम है, नियान है, आयोडीन है, फ्लोरीन। इनमें से हमको क्या पहचान करना है? ऐसा तत्व को ढूंढना है जो केवल ऋण ऑक्सीकरण अवस्था देता है, ऐसा ढूंढना है जो धन ऑक्सीकरण अवस्था देता है, ऐसा देखना है जो धन और ऋण दोनों अवस्थाएं देता है और जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, और इन्हीं में से ढूंढना है। तो ये जो फ्लोरीन है, ये लिखा है ना, फ्लोरीन। फ्लोरीन में -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, केवल -1 देता है। तो ये ऋण वाला कौन सा है यार? केवल ऋण वाला। केवल ऋण वाला कौन है? फ्लोरीन। समझ में आ गया? इसका दूसरा पॉइंट है केवल धन वाला। तो ये जो सीजियम है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ये नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है, ये सीजियम हमको बताना है, ये धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या वाला हो गया। फिर यहाँ पर ये है कि दोनों अवस्थाएं देता हो, तो आयोडीन जो होता है वो -1 से चालू होकर +7 तक देता है ऑक्सीकरण अवस्था, तो दोनों हो गया। इसके बाद जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देता, तो ये अक्रिय गैस है जो शून्य वाली होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इसमें देखो, निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करिए। ये इकट्ठा प्रश्न नहीं आएगा, एक एक टुकड़े में भी आ सकता है, 2 ठो 3 ठो भी पूछ सकता है ना। अब आपको समझना है, जैसे ये Cr2 है, क्रोमियम की हमको निकालना है। कैसे निकालना होता समझो। के क्या है? 2, संख्या देखना है पहले। तो ये मैं लिख दिया 2 और कोष्टक में लिख दिया 1, प्लस में होता है +1, उसका मान, कुछ का मान याद रखना है। फिर मेरे पास एक क्रोमियम कितना है, संख्या कितनी है? 2, और हमको पता नहीं है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे? x। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 7, और ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण का मान कितना होता है? -2। कुल मिला के क्या रखना है? 0। तो ये हुआ 2 प्लस क्या हो गया? 2x माइनस कितना हो गया? 14 बराबर कितना हो गया? 0। तो ये 2x बराबर इसको करोगे तो -12 हो जाएगा ना, 2 घट जाएगा तो। फिर ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना हुआ? 6। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +6। समझ में आया? इसी तरह का KMnO4 का निकाल लोगे, अभी मैं बताया था, है ना। तो यहाँ पर Mn को क्या मानोगे? x, और K का क्या हो जाएगा? +1। ऑक्सीजन है, नहीं निकाल के नहीं दिखाना, भी तो टाइम नहीं है, इसलिए आप इसको केवल समझो। ठीक है, अब मैं इसको निकाल देता हूँ, ये बड़ा वाला थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना। किसकी निकालना है? सल्फर की। चलो निकालते हैं। क्या लिखूं बताओ आप? पहले क्या लिखूं? 2, फिर क्या लिखूं? +1। फिर सल्फर का मुझे कितनी संख्या है सल्फर की? 4। फिर उसके बगल में क्या लिखूं? x। फिर क्या लिखूं? 6। फिर क्या लिखूं? -2। फिर क्या हो गया? 0। अब क्या हो जाएगा? 2 प्लस कितना हुआ? 4x माइनस कितना हुआ? 12 बराबर 0। तो ये हो गया 4x, और -12 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10 होगा बराबर 0। तो ये 4x बराबर कितना हो गया? 10। फिर ये x बराबर कितना हो गया? 10/4 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। चाहो तो दशमलव भी लिख सकते हो, 2.5। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 2.5। गलत नहीं आया है। ऑक्सीकरण संख्या का मान पूर्णांक और दोनों तरह से हो सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। आप तरीका समझिए, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा चौथा का बताओ आप कि कैसे कैसे करोगे। क्या लिखूं बताओ? 3 लिख दिया, फिर +1 लिख दिया, और इस साइड का जो शुरू का होता है प्लस में ही होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। फिर फास्फेरस, फास्फेट का मुझे पी का पता नहीं, संख्या भी एक ही है, तो मैं सिर्फ क्या लिख दूं? x। फिर यहाँ क्या लिखूं बताओ? 4। फिर क्या लिखूं? -2 बराबर कितना हो गया? 0। 3 + 1 -8 बराबर 0। घटाओगे तो सीधे लिख दूं कितना? 5। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई।
ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। यदि यहाँ पर s की जगह 2 लिखा होता तो ये 5 आ जाता, है ना? तो ये डिपेंड करता है सूत्र कैसे दिया है, उसके हिसाब से आपको करना है, अपने से बनाना नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपचय, उपचय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान होता है, उसे अपचय उपचय अभिक्रिया, कभी-कभी परीक्षा में रेडॉक्स लिख के आ जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना? अब इसके प्रकार देखना, ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर देखो, ऑक्सीजन का योग होना माने जुड़ना और ऑक्सीजन का अपसारण होना, तो योग को हम क्या कहेंगे? अपचय, या इसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अपचय का क्या नाम होता है अंग्रेजी में? ऑक्सीडेशन, तो उसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है? ऐसा होता है। इसको क्लियर हो गया इतना? इसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आधार पर यदि हाइड्रोजन निकलता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इस थोड़ा कंफ्यूजन करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यदि हाइड्रोजन का योग होता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। यदि हाइड्रोजन के आधार पर कहें तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाएगा और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन के आधार पर हैं तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अपचयन। तो इस तरह से आपको अलग-अलग आधार पर समझना है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन ऑक्सीकरण है, कौन अ, अपचयन है। तो आपको देखना है, ऑक्सीजन वाला है रिएक्शन तो उसके हिसाब से समझना है। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, हटा तो अपचयन। यदि हाइड्रोजन हमको देखना है, ऑक्सीजन उस अभिक्रिया में नहीं है, तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा अपचयन, और हटेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जहां पर क्या होगा? त्याग, वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। और यदि इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, ठीक है? उदाहरण देखो इसमें, ये जिंक है और ये कॉपर है। तो यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो क्या कहलाया ये? ऑक्सीकरण। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो कॉपर के साथ क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसमें बोलता है रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। इसको ध्यान से समझना। इसमें है Ki3, तो हमको आई का निकालना है। किसका निकालना है? आई का। तो के लिए कितना हो गया? 1। आई कितने हो गए? 3, और एक्स लिख देंगे। इसके बराबर कितना हो गया? 0। पक्षांतर को एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। भिन्नात्मक मान आ गया ना? तो ऑक्सीकरण संख्या पूर्णांक में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, ठीक है? ये अधिकतर भिन्न वाले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसमें देखो, इसमें कैसे निकालेंगे? H2 कितना हो गया? +2। फिर क्या हो जाएगा? 4x प्लस क्या हो गया? 6 और -2 बराबर कितना हो गया? 0। ऑक्सीजन के लिए -2 लिखते हैं तो 2 प्लस कितना हुआ? 4x -12 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर सीधे में लिख देता हूँ x बराबर 10/4 बराबर कितना हो गया? 5/2। इस तरह से कैसे भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। चलिए, आपके बुक का क्वेश्चन है H2SO5 Cr2O7 2 NO3 में ऑक्सीकरण संख्या फैलसी है, भ्रम है, कैसे समझाइए? हम ये समझते हैं कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा -2 होती है, यही हम समझते हैं। जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था दूसरी भी हो सकती है। जैसे मुझे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जब मैं निकालूंगा यहाँ, तो सल्फर की कितनी है? 6। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 नहीं है, कितनी है? -1 है ना? ऐसे यहाँ पर देखेंगे, ये क्रोमियम की कितनी है? 6। पर ऑक्सीजन की हो सकता है कि ये -1 हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसी में -1 भी हो जाती है और किसी में -2 भी हो सकती है। इस प्रश्न को देखो यार, इस प्रश्न में आपको सूत्र लिखना है। आपको हिंदी दिया रहेगा मरकरी क्लोराइड, है ना? आपको इसका सूत्र बनाना है। तो मरकरी का सूत्र क्या होता है? Hg।
और क्लोराइड होता है Cl। तो यहाँ पर 2 लिखा है तो क्या लिख दिए 2। ठीक है। फिर है निकिल सल्फेट, है ना। तो निकल का क्या होता है Ni, और सल्फेट का कितना है 4, SO4 बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट में पहले से 2 माइनस होते हैं और निकिल में क्या होते हैं 2 प्लस होते हैं। तो ये तो संतुष्ट हो गए, कोई इधर नहीं है, सीधे सीधे जोड़ दिए। अब टिन है और ऑक्साइड है, तो टिन कितनी ऑक्सीकरण वाला है 4। तो देखो टिन को लिखते हैं Sn। अब Sn के पास कितने हैं यार 4 प्लस। Sn के पास कितने हैं, कैसे जान गए, ये 4 लिखा है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है 2 माइनस। तो कितने ऑक्सीजन लूं कि 4 बन जाएं, कितने ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 2। इसलिए इसका सूत्र क्या बना Sn, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। माने जितना इसका +4 है उतना इनको मिलाने पर होना चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए कितने ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है 2। इसलिए इसका सूत्र के नीचे क्या लिखा है SnO2, माने ऑक्सीजन को 2 लिखे। अब इसी तरह से देखिए थैलियम है, तो थैलियम का क्या लिखता है Tl, और इसमें लिखा है 1। ये क्या लिखा 1, माने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 1। और मुझे क्या लिखना है सल्फेट, सल्फेट की ऑक्सीकरण कितनी होती है 2 माइनस। कितने थैलियम लूं मैं 2 माइनस के बराबर करने के लिए, एक इसके पास +1 है ना, एक ठो और चाहिए तब ना Tl प्लस होगा। अब एक, ये कितने हो गए अब 2, इसके 2 माइनस अब बराबर हो गए, उतने प्लस उतने माइनस। तो Tl का क्या हो गया 2 SO4। समझ में आया इस तरह से। अब देखो Fe3 आयरन का देख लेते हैं। तो Fe3 आयरन में कितने होते हैं Fe3, थोड़ा सा समझना इसको, ये बिल्कुल अलग तरह का है Fe, और ये में लिख दिया 3 प्लस। ये समझ में आया 3 प्लस कहाँ से मिल गया। अब सल्फेट है, सल्फेट का कितना होता है 2 माइनस। अब इसको बराबर करो, कैसे बराबर करोगे, जैसे मैं यदि सल्फेट का ये 3 है ना, मैं सोचूं कि इसको और बढ़ाता हूं, SO4 2 ले लिया। अब कितने हो गए यार, इसके कितने हो गए, आवेश देखो ना यार, इसके कितने हो गए -2 कितने हो गए -4। इसके पास क्या है +3 है। तो एक काम करता हूँ, एक ठो और ले लेता हूँ। अब ये दोनों मिला के कितने हो गए +6, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया 4, 2 2 कितना हुआ 4। एक ठो और ले लूँ क्या SO4, और कितना हो गया 2 माइनस। अब कितने हो गए, अब गिनो तो 2 2 कितना हुआ -6, और +3 और +3 मिलके क्या हुआ 6। माने आयरन कितनी बार लेना पड़ेगा 2 बार, और सल्फेट कितनी बार लेना पड़ेगा 3 बार। इसलिए देखो Fe2 बना, SO4 कितना बना 3 बना। समझ में आ गया। इस तरह से आपको ये सारा कुछ करना है। इसी तरह से ये क्रोमियम वाला भी है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। असमानुपात अभिक्रिया करने वाले अधातु हैं। असमानुपात का मतलब अभिक्रिया करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न में आ सकती है। ठीक है, तो पहले अधातुओं का नाम देखते हैं। ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यदि ये क्रिया करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्न में भी हो सकती है। इसलिए ऐसी क्रिया वाले को हम क्या बोलते हैं असमानुपात। फिर देखिए असमानुपात अभिक्रिया करने वाली धातुओं का नाम, तो जैसे कॉपर है, मरकरी है, टिन है, इनको भी ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक हो सकती है। तो यहाँ पर हमको धातु भी बताना है, ये धातु, और साथ में क्या बताना है अधातु। तो कौन कौन सी अधातुएं हो गई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और धातुएं कौन कौन सी हैं कॉपर, मरकरी और टिन। तो इस तरह से इसके प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, इन्हीं में से बोर्ड आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा।